एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया के एक कोठे में जाता है। वहाँ का दरवाज़ा खोलकर जब सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो काफ़ी सुंदर दिखाई देती हैं। उन महिलाओं में से एक को चुनने की उसको आज़ादी थी। वो बारी बारी से महिलाओं को देख रहा था और उनमें से किसी एक का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उस महिला की आंखें झुक जाती हैं। उस महिला की झुकी हुई नज़रों को देखने के बाद वो थोड़ा सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े पहचाने से थे। वो उस महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। जब उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की पत्नी है, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया के कोठे में देखने के बाद वाकई उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पे मजबूर हो जाता है, आखिरकार करे तो क्या करे, ये यहाँ कैसे आई, कहाँ से आई। बहुत सारे सवाल थे, उनका वो जवाब जानने की कोशिश में था। और जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिसको सुनने के बाद शायद आप भी उसको सल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की है। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहाँ आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। अपनी पत्नी को छोड़कर वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें काम करता था, उस कंपनी का मामला था। आखिरकार उसको जाना पड़ता है। जब वो वहाँ पहुँच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। जैसे ही ये बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है। कहती है कि मेरा तो सपना था बचपन का। बचपन से ही मैं चाहती थी कि मैं मुंबई जाऊं और वहां जाकर देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविज़न या फिर फिल्मों में ही देखा है। जब अपने पति से इस तरह की बातें वो कहती है तो उसका पति कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करवा दिया है। आप ट्रेन में आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफ़र पूरा करके सीधा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो दिन भी आता है और जब दिन आता है, घर में कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पे जाती है। अपनी निर्धारित ट्रेन, निर्धारित बोगी की सीट में जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फ़ोन करती है अपनी सास और ससुर को। कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और लगभग 1000 किलोमीटर का यह सफ़र है, 16-17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। पहला फ़ोन हो चुका था। दूसरा फ़ोन वो अपने पति को करती है। अपने पति से कहती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मैं जल्दी से आपके पास पहुँच जाऊँगी, आप परेशान मत होना। और साहिल कहता है कि परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, अपने सफ़र पे ध्यान देना और किसी से ऐसी वैसी चीज़ मत लेना खाने पीने वाली। इस तरह से समझाता है। अब ट्रेन मुंबई के सफ़र के लिए चल पड़ती है। जैसे ही मुंबई के सफ़र के लिए ट्रेन चलती है तो जिस बोगी में, जिस सीट पर वो बैठी हुई थी, उसके सामने वाली सीट पर 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, एकदम अनजान व्यक्ति। एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं, मगर जब धीरे धीरे सफ़र आगे की तरफ चलता है तो वो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे का इंट्रोडक्शन लेने लगते हैं। कहते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, इस तरह की बातें वो करते हैं। ये महिला किसी से बातचीत नहीं करती। नाम तानिया है। तानिया किसी से बातचीत नहीं करती थी। वो बात करती थी तो अपने सास और ससुर से, या तो फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती थी कि अब इतने किलोमीटर सफ़र हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की के बाहर झाँक कर बताती है कि वो ऐसा दिखाई दे रहा है, वो ऐसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका सफ़र कट रहा था
और जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी तो उसकी सीट के सामने जो दो व्यक्ति थे उनमें से एक व्यक्ति कहता है, बहन जी लगता है कि आज पहली बार आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, वो भी मुंबई का। तो कहती है कि हाँ, मैंने ट्रेन में तो बहुत सफ़र किए हुए हैं लेकिन अकेले मुंबई पहली बार जा रही हूँ। तो वो दोनों कहते हैं कि बहन जी आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। ऐसे ही बात चल रही थी। कुछ खाने पीने की चीज़ें थी उनके पास, वो खा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहन जी आप भी खाएंगी, तो वो मना कर देती है। लेकिन जब आगे वक्त गुजरता है, 15 घंटे का सफ़र है, तो ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति से जाहिर सी बात है दोस्ती हो ही जाएगी। उधर तो उन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और इन दोनों ने इस तानिया से भी कहीं ना कहीं जान पहचान बना ली थी। तानिया जब अपना खाने पीने का सामान जब खाती है तो उन दोनों की नज़र उस सामान पे जाती है, तो तानिया की मजबूरी बन जाती है उनसे पूछने की, भाई साहब क्या आप भी कुछ लेंगे। दोनों भी उसके साथ खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद कुछ सामान वो भी देते हैं तानिया को खाने के लिए। इस तरह से ये जो सफ़र था वो वाकई बहुत सुहाना और बहुत खूबसूरत चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास ही मुंबई बाकी रह गया था। तानिया अपने पति साहिल को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैं आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो वो भी कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा। बस इतना जे फ़ोन था। उसके बाद ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि बहन जी चाय पियोगी, तो वो मना करती है, लेकिन वो तानिया को चाय पिलाते हैं और ख़ुद भी चाय पीते हैं। चाय पीते ही तानिया बेहोश जैसी हालत में हो जाती है, उसको नींद आने लगती है। लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब आँख खुलती है तो पता चलता है कि तानिया अब किसी ट्रेन में नहीं बल्कि किसी कार में बैठी हुई है। कार बहुत तेज़ी से चल रही थी और वही दो व्यक्ति कार के अंदर बैठे थे और एक और व्यक्ति था जो कार चला रहा था, जो एक नया व्यक्ति था। उसको अंदाज़ा हो गया कि उसके साथ कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। तो वो उनसे कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तो मुझको कहाँ लेकर जा रहे हो। इससे पहले कि वो कुछ बातचीत करती, उसको एक जोर का थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि अगर तुमने आवाज़ निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो। उसे चाय में कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था, इसलिए उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो विरोध कर सके। लगातार गाड़ी चल रही है और चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में, एक रेड लाइट एरिया के एक कोठे पर। वहाँ दो महिलाएं बैठी हुई थीं, उनसे बातचीत चलती है उसको बेचने की। आखिरकार सौदा होता है 45,000 में। 45,000 रुपये लेकर वो दोनों व्यक्ति वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और उस महिला को हल्का हल्का होश आने लगता है और वो गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है, रहम की भीख भी मांगती है। अब उस महिला को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध करने पर उतारू हो गई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसलिए उसको एक कुर्सी पर बांध कर रखा जाता है और चिल्लाए ना इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है। 7 अक्टूबर को वो घर से चली थी। अब 8 अक्टूबर, 9, 10 इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रहा था। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद जब तानिया उसको वहाँ दिखाई नहीं देती तो वो परेशान हो जाता है, फ़ोन करता है, फ़ोन स्विच ऑफ आता है, अपने माँ बाप से पूछता है और रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को भी सूचना देता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में भी जाता है और पत्नी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवाता है। वो तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को तलाशने की कि उसकी पत्नी मिल जाए। इधर उसकी पत्नी को काफ़ी टॉर्चर किया जाता है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको खाना नहीं दिया जाता, खाने को भूखा रखा जाता है। जितनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं तो 16वें दिन उस कोठे की जो मालकिन है सुनीता पुजारी, उसे कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, यदि आज तुम ग्राहक के लिए तैयार नहीं हुई तो तुम्हारा वो हश्र किया जाएगा जिसकी तुम्हें कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लड़कियों इसको समझा दो।
जो लड़कियां वहाँ पर पहले से थीं तो वो भी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हें यहाँ कोई छुड़ाने के लिए नहीं आएगा, यहाँ तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। 16वें दिन आखिरकार तानिया भी टूट जाती है और तानिया भी ऐसे कपड़े पहनती है जिन्हें देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज उन 20 महिलाओं में से तानिया का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तानिया को ही पसंद किया था। तानिया को लेकर वो कमरे में जाता है और जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करता है, चटकनी लगाता है, तो वो तानिया गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। रोती भी ऐसे है कि उस कमरे में से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती और उसकी आंखों में से आंसू टपकने लगते हैं। रोते हुए पैर पकड़कर कहती है कि भाई साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, मैं तो उनके पास आई थी। मुझे जहाँ चाय में कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर जहाँ कैद कर लिया है। वो अपनी परेशानी दर्द जब बयां करती है तो वो व्यक्ति इंसानियत का परिचय देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी किस तरह से मदद कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि मेरी बात मेरे पति से करा दो, और अपने पति को जब रोते हुए फ़ोन करती है कि मैं तानिया बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो। जब वो पूछता है कि तुम कहाँ हो, तानिया कहती है मुझे कुछ नहीं पता। ये कहाँ है, किस कोठे पे है, किस रेड लाइट एरिया में है, वो इलाका कौन सा है, ये सारी जानकारी वो व्यक्ति देता है जो व्यक्ति उसकी मदद कर रहा था। साहिल को जब सूचना मिलती है तो वो सोचने लगता है कि आखिर करूं तो क्या करूं, इसको कैसे बचाऊं। अगर मैंने पुलिस को बताया तो हो सकता है कि वो कोठा खाली करके भाग जाएं, फिर तानिया मुझको कभी ना मिले। इसलिए वो पुलिस की मदद लेने की बजाय कोठे पर पहुंच जाता है ग्राहक बनकर, और सभी औरतों में से अपनी बीवी को तलाशता है। हर महिला को रिजेक्ट कर देता है, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। जब नंबर आता है तानिया का, तो तानिया को देखते ही उसकी बीवी की नज़रें झुक जाती हैं और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वो अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था, और सीधा कहता है कि मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर वो कमरे में जाता है और दरवाज़ा बंद करके उसकी पूरी कहानी सुनता है। और आखिरकार तुम यहाँ कैसे पहुँची, वो अपनी पत्नी से नाराज़ नहीं होता, बल्कि उसको अपने सीने से लगाकर कहता है तुम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है कि अब हम यहाँ से कैसे निकलें। अगर हमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो हो सकता है ये लोग हम पर हमला कर दें, हमको जान से भी मार सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और वो पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करता है और अपनी पूरी कहानी और सारा एड्रेस भी बताता है। हम रेड लाइट एरिया में यहाँ हैं, आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस ने वाकई में ईमानदारी का काम किया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया। पुलिस भारी मात्रा में वहाँ पर जाकर उस कोठे को घेर लेती है, और साथ ही जब वहाँ पर छापा मारा जाता है, कमरों की तलाशी ली जाती है, तो साहिल और तानिया भी एक कमरे में मिलते हैं और दोनों की हालत दिखाने लायक थी। पुलिस उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाल लेती है। न केवल तानिया को वहाँ से निकाला जाता है, बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ थीं जो बेवजह ऐसे ही दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं, उन्हें भी छुड़ाया जाता है। उन दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वो दलाल ऐसे ही रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप जैसी जगहों पर नज़रें गड़ाए रखते हैं गिद्ध की तरह। कोई लड़की, कोई महिला अकेली जा रही हो जो दिखने में सुंदर हो, उसको किसी भी तरकीब से कोठे तक ले जाकर बेचा जा सके। तानिया भी तो ऐसे ही बेची गई थी। पुलिस ने जब जहाँ की जो मालकिन है कोठे की, सुनीता पुजारी और रसीदा शेख, इन दोनों के साथ साथ दो और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, और इन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों की मशक्क़त के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, साहिल ने वाकई बहुत अच्छा काम किया कि अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बचाया और साथ ही साथ और कई लड़कियों की ज़िंदगी को भी बचाया। वाकई में साहिल सल्यूट का हकदार है।
आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।